हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का डिटरमिनेंट, जिसमें हम लोगों ने कर लिया यानी 4.5 तक कंप्लीट कर लिया है NCERT से। आज हम लोगों को पढ़ना है 4.6 एक्सरसाइज, जिसे हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के नाम से। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जान रहे होंगे कि इस एक्सरसाइज से 110% आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है 5 मार्क्स का। ये 100% है, ये फिक्स है, ये राइटिंग में आपको दिया जा सकता है कि इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को मैं एक क्लियरली आप लोगों को डिफाइन करूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा फ्रॉम द NCERT और RD शर्मा और RS अग्रवाल से भी। फिलहाल हमारा जो फोकस है कंप्लीटली NCERT पर है, तो इसके एक एक बात को आपको समझना है। तो क्या है आपका, बात करते हैं हम लोग बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा कि इसमें हम लोगों को क्या, सबसे पहले दो बातें जाननी बहुत जरूरी है। पहले तो हम लोगों को यह समझना है कि कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट क्या है, और दूसरी बात हम लोगों को समझनी है इनकंसिस्टेंट क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं कि आप लोग जब क्लास 10th में थे तो जब हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पर 3 कंडीशन बताई जाती थी। एक बार हल्का सा रिकॉल करवा दूं जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। हम लोग वहां पर पढ़ते थे बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 3 कंडीशन पढ़ते थे हम लोग कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। तो ये दो कंडीशन आपकी बनाती थी कंसिस्टेंट। क्या बनाती थी बच्चों? कंसिस्टेंट बनाती थी। और अगर थर्ड कंडीशन आ जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2, तो ये जो कंडीशन थी वो क्या बना रही थी बच्चों? इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बना रही थी। तो दो वर्ड आप लोग यहां से चीजों को समझ पाएंगे और क्या मतलब है इनका, हर बात को मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अगर मैं इन दोनों की कंडीशन ऐसा क्या है इनमें कि हमने इनको कंसिस्टेंट कहा, और इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो हमने इसको इनकंसिस्टेंट कहा, तो आप जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये जानते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होती थी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी। कैसी होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सॉल्यूशन रखेंगी। कैसी रखेंगे बेटा? ओनली वन सॉल्यूशन रखती थी। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो इस लाइन को हम लोग बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते थे बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में आपके कितने सॉल्यूशन आते थे? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। कितने आते थे बच्चों? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे आपके इस केस में। अब अगर मैं यही बात करूं तो ये लाइन कैसी होती थी? आप कहेंगे पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहां से एक बात तो क्लियर आई कि कंसिस्टेंट वो तभी होंगी जब एक सॉल्यूशन रखेंगी या एक से अधिक सॉल्यूशन रखेंगी तो आपकी क्या होंगी बेटा? कंसिस्टेंट होंगी। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं रखेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो यही हम लोगों को पढ़ना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो उससे पहले आप लोगों को यहां हम लोगों ने क्या करा था बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा था। और इस एक्सरसाइज में भी हम लोगों को क्या करना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको हम लोगों को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। क्या कंडीशन हो सकती है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या होगा बच्चा? d2 होगा, और ये a3x b3y और प्लस c3z इक्वल टू d3।
दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी थर्ड। हमें क्या करना है बेटा, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, यानी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है बाय द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो थोड़ी देर बाद इस बात पर हम लोग लौट के आएंगे। पहले तो समझे कि अगर ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं और इनका मुझे सॉल्यूशन जो करना है बाय द किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो इन कंडीशन को हम लोग रिटन कर सकते हैं। तो दिस कंडीशन इज रिटन एज, दिस कंडीशन written as ax equal to b, where a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। तो यहां से अगर मैं कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3। व्हाट इज x? x क्या है बेटा, इसके वेरिएबल की एक इक्वेशन है, यानी x y z। एंड व्हाट इज b? b इक्वल में जो कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं वहां से एक मैट्रिक्स बन के आएगी d1 d2 d3। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके की कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है और उसका मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो मैं उस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखूंगा, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखूंगा। और यहाँ a क्या है बेटा, कोफिशिएंट से बनाई हुई एक मैट्रिक्स है, x क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, और b क्या है, जो एक इसके इक्वल में कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं, वो क्या है बच्चों, आप कहेंगे b है। क्या है आपका, ये b है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ किसकी बात करेंगे, ax इक्वल टू b की बात करेंगे, ax इक्वल टू b की बात करेंगे। बट यहाँ इसे सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक बात जाननी पड़ेगी कि अगर मैं केस नंबर फर्स्ट यहां से लूं, और केस नंबर फर्स्ट में ये लूं मैं आपका कि इफ a is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बच्चों, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहां नॉट इक्वल टू 0 है तो एक बात कंडीशन है बेटा कि ax किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या कर दूं इसमें कि प्री मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं बच्चों, प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैंने इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी तो a इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स इंटू a किसके इक्वल होगा बेटा, i के इक्वल होगा। तो आप जानते हैं इसको, तो i इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x इक्वल टू आएगा a इनवर्स इंटू b। आप जान रहे हैं इससे पहले जो 4 पॉइंट एक्सरसाइज करी उसमें हम लोगों ने दो ही चीजों पर बात की है, एक तो एडजॉइंट निकालना, और जब एडजॉइंट निकालना सीख लेते हैं तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये बात आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। तो a इनवर्स निकालना अब तक आपको आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। फिर भी अगर नहीं आया हो तो हर क्वेश्चन को सॉल्व हमें a इनवर्स निकालना ही है। तो जो भी आप लोगों को डाउट रह गए होंगे आज मैं वो क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b निकल के आ गया। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, केस नंबर फर्स्ट। ये कब लिया मैंने, जब a कैसी है बेटा आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ऐसी तो कंडीशन भी तो हो सकती है कि अगर डिटरमिनेंट क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो याद रखना जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और ये क्या कैसी कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। अब केस नंबर सेकंड में हम लोग क्या लेके चलते हैं बच्चों, केस नंबर सेकंड में हम लोग इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। केस नंबर फर्स्ट ये आपको समझ आया होगा, और केस नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। केस नंबर सेकंड, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant become 0।
ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट कितना हो बेटा, आप कहेंगे 0 हो। अब डिटरमिनेंट 0 है तो दूसरे वर्डों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ऑब्वियस बात है, एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट बिकम विल 0, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 0 होता है। अब अगर मैंने ये मान के चला कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है, कितना है बच्चों, डिटरमिनेंट 0 है, तो क्या इस तरीके की जो 3 इक्वेशन हमने बनाई क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी ये पहली कंडीशन देखी कि ओनली वन सॉल्यूशन के लिए हमने तो ये कंडीशन निकाली कि अगर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उससे यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब सेकंड कंडीशन में 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या होना चाहिए बेटा कि आपके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होनी चाहिए, दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन हो जाएगी। तो अगर यहां डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं कैसे डिफाइन कर दूं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली आपके मोर देन 1 होंगे या ये कहूं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए भी हम लोगों में इसमें 2 पार्ट लेके चलते हैं। पहला पार्ट हम लोग ये कहेंगे कि यदि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है। पहली कंडीशन तो ये बतानी है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो इससे अकेले से मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमें फर्दर क्या सॉल्व करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन कैसी होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर सेकंड कंडीशन में हम लोग इसी कंडीशन को मान लें कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी बिकम 0, अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो लाइन कैसी होगी आपकी, कंसिस्टेंट। और अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, आप कहेंगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। कैसी हो सकती है बेटा, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है किस पर बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आप कहेंगे मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चों, मैनी इनफाइनाइट। कब, जब ये कंसिस्टेंट हो। अगर इनकंसिस्टेंट निकल गई तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें हम लोगों ने 3 चीजें सीखी। पहले कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो आप जानते हैं जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है उसे हमेशा ax इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज a, आपने देखा कि a जो है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उससे मिलकर जो बनी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, a कहलाएगी। व्हाट इज एक, नंबर ऑफ वेरिएबल से बनी हुई मैट्रिक्स x कहलाएगी। b, इक्वल टर्म में जो कांस्टेंट दे रखे वो क्या कहलाएगी, आपकी b कहलाएगी। हम लोग जानते हैं कि ax इक्वल टू b है तो हमने प्री मल्टीप्लाई करा, और ये प्री मल्टीप्लाई हम तभी करना है जब हम क्या जानेंगे कि इसका क्या बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स निकालने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो अब ध्यान से देखें, आपके बोर्ड पर मैंने इस एक्सरसाइज से 4.6 एक्सरसाइज से जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल थे वो तीनों के तीनों मैंने एक साथ लिखे। पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 27 क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये 2/2 यानी 2 वेरिएबल की आपकी पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है। अब बच्चों यहां कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा कि इसे कैसे सॉल्व करो बाय मैट्रिक्स मेथड से, बट हम लोग अब जानते हैं कि यहां डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहे तो हमें डेफिनेटली मैट्रिक्स मेथड से पढ़ना है। अब क्लास 10th में तो है नहीं है कि कोई भी एक 3 मेथड लगा दें, या तो आप क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ या क्रॉस सेक्शन, बट हमें यहाँ जो सॉल्व करना है बाय द मैट्रिक्स मेथड। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 28 है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा कि किस फॉर्म में सॉल्व करना है, आप कहेंगे बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 को समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग भी साथ साथ समझने की कोशिश करें और सॉल्व करने की साथ साथ कोशिश जरूर करते रहें। अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 27 की बात करूं तो 27 क्या है आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2x + 5y = 1 और इसे 3x + 2y = 7।
इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें, हम कहेंगे दिस इज रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। वेयर आपका ए क्या है बेटा, वेयर ए क्या है, आप कहेंगे कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स 2 5 3 2, और x क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है बेटा आपके, एक x है और एक y है, और आपका b क्या है, आप कहेंगे इक्वल में जो कांस्टेंट दे रखे वो आपका इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन देगी या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, इस बात की हमें पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा क्या निकालना बच्चों, आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगा, क्या करूंगा बेटा, निकालूंगा, तो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 2 2 जा 4, बीच में क्या लगाएं, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -11, और ये नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, 0। अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has a unique solution। कैसा सॉल्यूशन रखेगी बेटा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। क्यों, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो कैसा है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यूनिक सॉल्यूशन रख रही है तो हम जानते हैं कि x किसके इक्वल होता है बेटा, ए इनवर्स इंटू बी के। ये कैसे आया, इस बात का मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करवा दिया। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो डेफिनेटली मुझे निकालना क्या है बच्चों, ए इनवर्स। और हम जानते हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट तो हम लोग निकाल चुके, क्या चाहिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। एडजॉइंट निकालना क्या है, बहुत आसान है। कैसे करना है बेटा, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। अब यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम है, इंटरचेंज करोगे तब भी यही आएगा, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना है। अगर प्लस के हैं तो माइनस कर देना, और माइनस के हैं तो बच्चों प्लस कर देना है। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट और ये आ गया डिटरमिनेंट। तो हम लोग क्या ए इनवर्स फाइंड कर चुके, तो आप कहेंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे -11, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 -5 -3 2। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में है, आप कहेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के फॉर्म में है। बेटा x किसके इक्वल दे रखा आपका, x y की, और ए इनवर्स हमने कितना निकाला, -1/11 2 -5 -3 2, और जो b है वो कितना है बच्चों, आप कहेंगे 1 और 7। अब यहां पर क्या प्रोडक्ट लगना है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब इसको लगाएंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा क्या रिजल्ट निकल के आएगा। -1/11 को एज इट इज रखा मैंने। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो 2 1 जा 2, 5 7 जा, आप कहेंगे 35। कितना है बेटा, 35। फिर 3 1 जा 3, और 7 2 जा 14, ये आएगा। अब आप इसको फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/11, ये कितना आया, आप कहेंगे -33, और ये कितना आया, आप कहेंगे 11। बेटा क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से x, ये y इक्वल टू, ये निकल के आएगा 3, और ये -1। अब हम जानते हैं बच्चों कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है, पहली कंडीशन तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 2/1 की दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना निकल के आएगा, -1। x इक्वल टू कितना निकला बेटा, आप कहेंगे 3, और y इक्वल टू कितना निकला, -1। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 28 बेटा पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 वेरिएबल में सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी थी और यहाँ कितने वेरिएबल हैं बच्चों? 3 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल हैं आपके? 3 वेरिएबल हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 28 क्या है बेटा आपका? आप कहेंगे 3 इक्वेशन दे रखी। 3 इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 है, और ये क्या है आपका? 2x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 1 है, और ये 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना है बेटा? 4 है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड, और ये क्या है बच्चों? थर्ड है। अब हमने क्वेश्चन यहां नोट कर लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से बच्चों? मैट्रिक्स मेथड से इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड अब अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इस तरीके की कोई भी इक्वेशन होगी उसे हमेशा ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखा जाएगा। वेयर यहाँ पर a, b और x क्या है? अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो a क्या है बेटा? आप कहेंगे कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट से बनी जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी? a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3, ये -2, ये 3, ये 2, ये 1, ये -1, 4 -3 और ये 2। ये क्या हो गया हमारा? a हो गया। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? x चाहिए। x में कितने वेरिएबल है? x y z, ये आ गया। और b क्या है? इसके कांस्टेंट इक्वल में क्या दे रखे बच्चों? 8 1 4। तो आपने a भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। तो हम जानते हैं कि ax इक्वल टू किसके इक्वल होता है? b के। और यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ये a इनवर्स इंटू b आता है। कितना आता है बच्चों? a इनवर्स इंटू b आता है। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स हमने बनाई उसका डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि अगर ये डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन दे रही होगी। अगर इन केस डिटरमिनेंट कितना आ जाता है? 0, तो ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, कंसिस्टेंट। उसके लिए हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी बात करें, पहले तो हम लोग क्या करते हैं? इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालना आप सभी को आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो सेशन के साथ बने रहें और समझने की पूरी कोशिश करें, और आपको डिटरमिनेंट निकालना मैं सिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो अब इसको कैसे एक्सपेंड करना है? या तो अलोंग रो 1 या अलोंग C1, कैसे भी आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो हमने क्या करा? एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में जब अलोंग इसको क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो बेटा पहले तो ये आपका 3, यानी ये प्लस आता है, ये माइनस और ये प्लस। तो जब 3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट हैं उनका क्या निकालेंगे? आप कहेंगे डिटरमिनेंट। फिर ये माइनस साइन आएगा तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बचेगा 2 4 -1 और 2, तो ये इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। फिर आप +3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो आपका 2 1 4 -3 ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों? ये निकल के आ जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो जब मैं फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो देखो 2 बन जा 2, बीच में माइनस, और ये 3 बन जा 3। ये आपका +2 है बेटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जब 4, एक माइनस यहाँ से, और 4 1 जा 4, एक माइनस यहाँ से, तो ये +4 हो गया। जब हम +3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 2 जा 6, वो भी किसका? माइनस का, और ये 4। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। बेटा इसको सॉल्व करा तो यहाँ से -3 आ गया,
इसको सॉल्व करा तो 4 कितना आएगा 8, 8 2 जा ये 16 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है बेटा 6 + 6 - 4 -6 - 4 -10 और -10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30। बेटा इसको सॉल्व करा तो ये 33 और ये +16, तो आप इससे इसको सॉल्व करोगे तो -17 जो कि क्या है बच्चों नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई, जैसे ही बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो आप देखेंगे कि एक यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसी है बच्चों कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखेंगे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट के साथ साथ कैसा सॉल्यूशन रख रही है यूनिक सॉल्यूशन रख रही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अब हम क्या निकाल लेंगे इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो डिटरमिनेंट जो कि हम लोग फाइंड कर चुके, दूसरा क्या चाहिए एडजॉइंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आप कल की क्लास को अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आप जानते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो क्या निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कोफैक्टर को फाइंड करने का। किसको फाइंड करने का बेटा कोफैक्टर को फाइंड करने का। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों कहीं कहीं बुक में आपको ये C11 C12 C3 तो वहां भी कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन C से होता है और यहां हमने कोफैक्टर को A से लेट कर रखा रिप्रेजेंट कर रखा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप C लिखो A लिखो, आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। तो बेटा कोफैक्टर निकालते कैसे हैं अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं कि Aij इक्वल टू आप जानते हैं -1 की पावर I प्लस kj इंटू Mij, यानी माइनर फैक्टर में अगर हम क्या करें -1 की पावर I प्लस जे से प्रोडक्ट करवा दें तो क्या निकल जाता है आप कहेंगे क्या निकल जाता है बेटा कोफैक्टर निकल जाता है। तो एक और तरीका या तो ये तरीका बार बार लिख के दिखाओ, दूसरा तरीका अगर इन दोनों का सम इसकी जो पोजीशन का जो सम है अगर ये इवन है तो प्लस आएगा अदरवाइज ऑड है तो माइनस आएगा। तो देखो यहां सम है यानी इवन है तो ये कैसा है आपका बेटा आप कहेंगे कैसा है इवन है तो ये प्लस का आएगा, ये ऑड है तो ये माइनस का आएगा और ये इवन है तो ये प्लस आएगा। ये इन दोनों का सम कैसा है बेटा ऑड है तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। अब अगर मुझे A11 चाहिए तो कहने का मतलब जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको एलिमिनेट करो। किसको पहली रो और पहले कॉलम को। जब आप पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। तो 2 1 जा 2 -3 तो आप देख पा रहे होंगे क्या निकल के आएगा यहां से -1 निकल के आएगा। 1 2 का मतलब है पहली रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो। तो 2 2 जा 4 बीच में माइनस साइन आता है और एक माइनस यहां से तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 और +4 8 हो जाएगा। A13 का मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, जो रेस्ट एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो 2 3 जा 6 -4 तो आपका -10 आ जाएगा। तो A11 निकाल लिया, A12 निकाला, A13 निकाला जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों -10 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए A21 चाहिए। 21 का मतलब क्या है दूसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो। क्या बचा जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है उसका क्या निकालो डिटरमिनेंट निकालो। तो सॉल्व करेंगे तो ये -4 और ये +9 तो 9 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे किसका बचेगा प्लस का 5 बचेगा, बट साइन ऑलरेडी माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अगर मुझे 2 2 चाहिए तो दूसरी रो और दूसरे कॉलम को एलिमिनेट करो। तो 3 2 जा 6 4 3 जा 12 6 में से 12 जाएगा माइनस का 6 बचेगा बच्चों। अब क्या चाहिए 2 3 का मतलब है दूसरी रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करो। तो 3 3 जा 9 और प्लस का 8 तो ये माइनस का 1 बचेगा और एक माइनस यहां से तो माइनस माइनस क्या हो जाना है +1 हो जाना है। अब क्या चाहिए बच्चों हमें
3 1 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 3 1 चाहिए, यानी तीसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरी रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। कितना दिखा रहा आपको? आप कहेंगे 2, 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 तो आपका -1 आ जाएगा। अब A32 तीसरे रो और दूसरे कॉलम को आप क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। तो 3 2 और 3 1 तो -3 -6 माइनस के 9 और एक यहां से, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। अब क्या चाहिए बच्चों? A33 चाहिए। A33 का मतलब तीसरी रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करो, जो एलिमेंट बचे उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 3 1 जा 3 और एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से प्लस, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये कितना आ गया आपका? 7 आ गया। तो ये आ गए कोफैक्टर। अब कोफैक्टर नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब इसका हमें क्या निकालना होगा? आप कहेंगे ट्रांसपोज। तो जो रो है उसे कॉलम में लिख दीजिए, -1 -8 -10 -5 -6, ये 1, ये -1, ये 9 और ये 7। तो ये क्या आ गया बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है तो हम क्या जानते हैं बच्चों? आप कहेंगे कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स का मतलब क्या है? आप कहेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली? आप कहेंगे -17। कितनी निकाली बच्चों? -1/17। एडजॉइंट ऑफ ए हमने कितना निकाला? आप कहेंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 और -10 1 और ये 7 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है बच्चों? b से, और b है कितना? 8 1 4। और मल्टीप्लाई कराते कैसे हैं? आप कहेंगे कि रो की मल्टीप्लाई किससे करवा दीजिए? कॉलम से करवा दीजिए। किससे करवा दीजिए बच्चों? कॉलम से करवा दीजिए। तो रो की मल्टीप्लाई जब हम कॉलम से करेंगे तो आप कहेंगे -8 -5 और ये -4। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करवाएंगे तो 8 8 जा 64, -6 1 जा 6 और 9 4 जा आप कहेंगे 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -80, इसको सॉल्व करेंगे ये +1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये +28। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है? सिंप्लीफाई कर देना है। तो x y z सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 5 4 तीनों माइनस के हैं और तीनों को प्लस करेंगे तो 8 5 13 और 4 17 यानी -17 आ जाएगा। ये दोनों किसके हैं बेटा? आप कहेंगे माइनस के, तो 64 और 6 कितना है? आप कहेंगे 70, और 70 में से बेटा आप 36 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? आप कहेंगे 34, वो भी किसका? माइनस का आ जाएगा। तीसरे को सॉल्व करेंगे तो ये -80 और ये किसका है आपका? आप कहेंगे 29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? आप कहेंगे 51, वो भी किसका बच्चों? माइनस का। अब अगर मैं -17 से इसको डिवाइड कर दूं, -17 से, तो हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर देते हैं बच्चों? डिवाइड कर देते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को इक्वल है, तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल आपकी तभी हो सकती हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोगों ने फाइनली जो सॉल्यूशन निकाला वो कितना आया? x = 1, y = 2 और z = 3। तो ये आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन जो निकल के आया क्या वो वास्तव में सही है? तो आप क्या करें, इस सॉल्यूशन को किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दें तो आपको पता चलेगा कि आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है क्या वो वास्तव में सही है या कहीं आपने कुछ मिस्टेक की है। तो ये याद रखना बेटा, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। और
अच्छी बात यह है कि हम अपने आंसर का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि जो हमने करा क्या वो वास्तव में सही है। तो देखते हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रख के देखते हैं। वैल्यू ही तो पुट करनी है बेटा, मैं ये जगह कहीं और दिख नहीं रही मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अगर साथ साथ समझ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, तो समझ लें। हम आंसर को कैसे चेक कर लें, ये जो निकाली हुई वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रखें। मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन में रखा तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है और z की जगह कितना रखना है 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये वास्तव में 8 के इक्वल आता है? 3 - 4 और ये 9, 9 + 3 कितना आया 12 और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8 और ये 8 ही दे रखा है। इसका मतलब जो भी हमने सॉल्व करा वो 100% हमारा क्या है, सही है। आशा करूंगा आपको चीजें समझ आई होगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 28। अब एग्जाम्पल नंबर 29 जो है वो लैंग्वेज के बेस फॉर्म में दे रखा है। तो पहले तो हमें क्या बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले तो इक्वेशन बनानी है। जब इक्वेशन बना लें एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इक्वेशन बनाइएगा, फिर जाके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जब तक मैं रब कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, देखें कि आपको कितना समझ आया, क्या वास्तव में आप इक्वेशन बना पा रहे हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 29 आपके बोर्ड पर है। क्या है, पहले तो ध्यान से एक एक स्टेप पढ़ें और जितना समझ आए उतना लिखते रहें। अगर एक साथ पढ़ेंगे और फिर एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो 99% है कि आप गलत करेंगे। आप इसको टुकड़ों में पहले पढ़ें और उसको समझें, जो दे रखा है उसको बोर्ड पर उतारें और फिर इसके बाद देखें कि जो हमने कंडीशन बनाई और जो क्वेश्चन है क्या वो दोनों मैच कर रही हैं। तो देखो जरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो सबसे पहले तो हमें 3 नंबर को लेट करना होगा। तो लेट द 3 नंबर्स को हमने क्या करा बेटा, लेट कर लिया। तो पहला नंबर आपका x हो गया एंड सेकेंड नंबर आपका y हो गया और तीसरा नंबर क्या हो गया आपका z। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया बेटा कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो पहली इक्वेशन तो सीधा सीधा बन के आ गई कि x + z = 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। फिर दूसरी कंडीशन में कहा कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, अगर हम थर्ड नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 3 से, और थर्ड नंबर हमने क्या लेट करा है, z, मल्टीप्लाई बाई 3। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट। और क्या करेंगे इसमें, सेकेंड नंबर ऐड कर दें, देन वी गेट 11। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है बेटा, 11 मिलता है। तो यहां से हमने इक्वेशन नंबर क्या बना ली बच्चों, आप कहेंगे ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। अब इसके बाद कहा गया वी गेट 11। फिर इसके बाद यहां से पढ़ने की कोशिश करें तो यहां आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगी बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। कहा गया कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को आप ऐड कीजिए, यानी एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल द सेकेंड नंबर। हमें क्या रिजल्ट मिलता है, सेकेंड नंबर का डबल मिलता है, यानी वी गेट रिजल्ट डबल ऑफ सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट इट्स एल्जेब्रिकली। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीनों की तीनों इक्वेशनों को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं, किस में बनाने की कोशिश करूं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, x + y + z = 1। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां y है और z, यानी दो वेरिएबल है, तीसरा नहीं है। तो क्या करूं मैं बेटा, 0 × x
प्लस वाई और प्लस 3z इक्वल टू 11। क्या ये सही रहेगा? ऑब्वियस बात है, किसी नंबर में जीरो आप ऐड करो या जीरो सब्ट्रैक्ट करो, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जीरो इंटू एक्स क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 3 वेरिएबल में, दो जो इक्वेशन है ऑलमोस्ट 3 वेरिएबल में, तो इसको भी 3 वेरिएबल में बना लिया मैंने, और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी बच्चों? सेकंड हो गई। अब हमें तीसरी कंडीशन देखनी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए तो ये माइनस का 2i को पहले लिखा और ये प्लस का क्या हो गया? z, और ये इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब ये तीनों की तीनों क्या हो गई बेटा? एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। अब इस तरीके की कोई भी इक्वेशन होती है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं? आप कहेंगे बच्चों ax प्लस बी के, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर आपको a क्या देखने को मिलेगा? आप कहेंगे इन जो लीनियर इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट से जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स A कहलाएगी। तो ये है आपका 1 1 1, ये है आपका बेटा 0 1 3, और ये है आपका 1 -2 1। तो मैट्रिक्स A बन के आ गई। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? आप कहेंगे x चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? x। और x मैंने आप लोगों को बताया x क्या होता है? जितने भी इसमें वेरिएबल होते हैं यानी x y z से एक बनी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? x कहलाती है। और b क्या होता है बेटा? इसके इक्वल में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? b को। तो यहां से आपका 1 और ये 11 और ये आपका 0। तो हमने a बना लिया, b बना लिया और x बना लिया। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax इक्वल टू b। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x किसके इक्वल निकल आता है? a इनवर्स इंटू b। तो कहने का मतलब अब हमने x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b तो लिख लिया। अब हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है क्या हमारा a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगी तो सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। ये कौन बताएगा कंसिस्टेंट है या नहीं? आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी जो आपकी a मैट्रिक्स आपने बन के तैयार की है इसका पहले तो आप डिटरमिनेंट निकालो। तो आपने क्या करना है? इसको डिटरमिनेंट, बेटा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी 3z प्लस वाई इक्वल टू 11, जिससे हमें सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? आप कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ a यानी 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, ये तो हमने ये जो मैट्रिक्स थी इसका क्या निकालना है बेटा? डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? अब इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग R1। आप R1 के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, C3 के, R2 के, R3 या कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके फैक्टर मतलब को फैक्टर की मल्टीप्लाई का सम कर दो, तब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते बेटा। अब अलोंग R1 हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। क्यों ले रहे? क्योंकि 1 1 कैसा है? 2 2 कैसा होता है? इवन है तो प्लस आएगा। 1 और 2 3 कैसा है? ऑड, इसलिए माइनस। ये अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो डिटरमिनेंट पहली रो और पहले कॉलम को बंद कीजिए, क्या बचा आपका? 1 3 -2 1, फिर -1। पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद कीजिए तो 0 3 1 1 और +1। पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद कीजिए तो 0 1 1 -2। तो इसको सॉल्व करते हैं और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 6। ये -1 इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये -1। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया हमारा? आप कहेंगे 7, यहाँ से +3 और यहाँ से आपका -1। तो 7 और 3 10, 10 -1 कितना आ गया? आप कहेंगे 9। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया? 9, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए, तो आप कहेंगे इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होने के साथ कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है बेटा इसका? यूनिक सॉल्यूशन है। अब
अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वही तो मुझे क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, वही तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब डिटरमिनेंट निकाल लिया तो मुझे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या चाहिए बेटा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप कहेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब मुझे फाइनली कहाँ पहुंचना है बेटा, एडजॉइंट निकालने पर। एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, तो आप जानते हैं कि एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, कि जिस भी नंबर के एलिमेंट का एडजॉइंट चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो और रेस्ट ऑफ कंडीशन का क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। तो क्या चाहिए हमें, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा। a11 का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करो। कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर भी आप अगर लेट हैं तो मैं बता दूं, अगर इन दोनों का सम इवन आता है तो हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। अगर ऑड आता है तो नेगेटिव साइन लिया जाएगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव को आप भूले ना, इससे पहले ही प्रीडिफाइन कर दें। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये प्लस। ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिया सिंबल। अब जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे आपको कैसे पता, बेटा 1 और 2 कैसा होगा, 3 कैसा होता है, ऑड है तो नेगेटिव। ये बात पर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके, तो मुझे नहीं लगता इसमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो निकालते हैं बारी बारी से एक एक चीज। तो सबसे पहले अब अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, मैं कहूं a11 चाहिए, तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद कीजिए। तो 1 1 जा 1 -6, तो 1 और माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा। फिर दूसरी कंडीशन में पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करना है। पहली रो दूसरे कॉलम को करेंगे तो 1 1 इंटू 0 0 और माइनस के 3, एक माइनस ये और एक माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, a13 चाहिए। a13 का मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद करो तो ये 0 और ये -1, तो ये भी कैसा आ गया, आप कहेंगे -1 आ गया। a21 का मतलब है दूसरी रो और पहले कॉलम, दूसरे रो और पहले कॉलम को बंद करना है, तो 1 और यहां से -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 और +2 कितना आएगा, आप कहेंगे 3, और एक माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये माइनस साइन हो जाएगा। ये है दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करना है। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करना है तो 1 - 1 कितना आएगा, आप कहेंगे 0 आ जाएगा। फिर ये कहता है दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करना है, तो -2 और -1 -3 और एक ऑलरेडी माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, a31, तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करना है। 3 1 जा 3 -1, तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम तो 3 - 0, आप कहेंगे 3 आएगा। a33 तीसरी रो और तीसरे कॉलम तो 1 - 0, आप कहेंगे 1। तो ये आपकी कुछ जो है ये क्या निकल के आ गए आपके कोफैक्टर। जैसे ही बच्चों कोफैक्टर निकल जाते हैं अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, जो भी आपका रो होता है, जो भी आपके कोफैक्टर का रो है उसे कॉलम में चेंज कर दें, या सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्म में ये वही कहा जा सकता है, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालोगे तो ये 7, ये 3, ये -1, ये -3, ये 0, ये 3, ये 2, ये -3 और ये 1, तो ये क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। चाहिए मुझे क्या बेटा, आप कहेंगे x y z, यानी नंबर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं बच्चों, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप कंडीशन जानते हैं कि x = a इनवर्स इंटू b होता है। x क्या है हमारे पास, x y z, a इनवर्स यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया बेटा, 1/9, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 7 - 3 2, 3 0 -3 -1 3 1 इंटू बी कितना है बच्चों, 1 11 0, ये आपका बी है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, कॉलम से। तो यहां x y z कितना निकल के आया, 1/9। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 7 बन जा 7 -33 और ये प्लस का 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये 0,
ये आपका 0 की मल्टीप्लाई 11 से हुई 0 और -3 की मल्टीप्लाई 0 से हुई 0। फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे 1, 11 3 जा 33 और ये आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 0। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो x y z कितना रिजल्ट आएगा 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 33 और ये 7 किसका बेटा, प्लस का, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का कितना आएगा बेटा, आप कहेंगे माइनस का 26 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 3 ही दिखाई देगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना दिखाई देगा, 32 दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो x की वैल्यू आएगी -26/9 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी आप कहेंगे 3/9 यानी 1/3 और z की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 32/9। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू किसकी निकल के आ गई, x की, y की, z की। तो आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 29 का। बेटा क्वेश्चन लेंथी है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये टफ है। अगर आपको चीजें समझ आ गई होगी कि एक्चुअली कब करना है तो बेटा कोई भी क्वेश्चन है 3 फॉर्मेट में बटा हुआ। पहला काम है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है उसको ax + b के फॉर्म में कन्वर्ट करो और a की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू, यानी a एक मैट्रिक्स हो गई, एक x मैट्रिक्स हो गई, एक b मैट्रिक्स हो गई। फिर अगला स्टेप हमारा है कि डिटरमिनेंट निकालो, a का डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर उसके लिए हमें कंडीशन देखनी है कि a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 के इक्वल आता है तो इनकंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू b कितना आता है 0, तो लिखेंगे मे बी कंसिस्टेंट, मे बी इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए तब भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हम यूनिक सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं बट मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं निकाले जा सकते। तो दोनों ही केस में हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में सॉल्व करना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे दिमाग में आता है कि x जो है वो a इनवर्स इंटू b के इक्वल है। अब a इनवर्स की बात जब आती है तो इससे पहली एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे क्वेश्चन a इनवर्स से निकाले, जो का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालना का मतलब क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। वैल्यू रखो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, दोनों को इक्वल करो, ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपका कहीं गलत हुआ तो जो भी सॉल्यूशन आए किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दो, अगर वेरीफाई कर देता है तो आपने जो करा वो 100% सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.6 का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में बताया, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन की बात करी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके थे। फिर हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका वर्किंग मेथड और 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए। यहाँ पे जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है वो सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। हे भगवान, आज तो नॉन स्टॉप पढ़ा दिया मैंने 52 मिनट।